First, the wavefront touches the reflecting surface at B, and then at the successive points at B and then at the successive points towards C. Towards C, full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन अकॉर्डेंस विद हाइगन्स प्रिंसिपल in accordance with Huygens principle, from each point of BC, from each point on BC, comma, secondary wavelets start growing, comma, secondary wavelets start growing, with the speed C. Start growing with the speed C. Start growing with the speed C. Full stop. During the time the disturbance from A, full stop. Next point लिखेंगे, during the time the disturbance from A reaches the point C, capital C, comma, the secondary wavelets from B must have spread over a hemisphere of radius BD, over a hemisphere of radius BD is equal to AC of radius BD is equal to AC is equal to small ct, comma, where small t is the time taken by the disturbance, where small t is the time taken by the disturbance, where small t is the time taken by the disturbance to travel from A to C. To travel from capital A to capital C. अभी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे आराम से.
और इसको एग्जाम में ये रिफ्लेक्शन वाली थ्योरी हम कर रहे हैं, आराम से आप कर भी लेंगे, इसमें दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द टेंजेंट प्लेन सी डी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी। The tangent plane CD, the tangent plane CD drawn from the tangent plane CD drawn from the point C over this hemisphere of radius CD, over this hemisphere of radius CT will be the new reflected wave front. Will be the new reflected wave front. Will be the new reflected wave front. अब आप ये देखिएगा कि ये जो हमारी AB थी, ये AB थी बेटा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये था इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में जो वेव फ्रंट है वो इस तरीके से यहाँ पर आकर टकराया। तो पहले ये पॉइंट बी पर टकराया। फर्स्ट द वेव फ्रंट टचेस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट बी एंड देन एट द सक्सेसिव पॉइंट्स टुवर्ड्स सी। और फिर धीरे धीरे पहले यहाँ पर टकराया और फिर ये धीरे धीरे ऐसे टकराएगी वेव। तो जो वेव फ्रंट का ऊपर वाला पोर्शन है ए, फिर ये सीधा यहाँ पर सी पर आकर टकराएगा। अच्छा, in accordance with Huygens principle, from each point on BC, secondary wavelets start growing with the speed c. जब एक एक करके ये पूरी वेव फ्रंट है AB, जब एक एक करके इसका एक एक पॉइंट यहाँ पर टकराता जाएगा भाई, अल्टीमेटली ये वेव फ्रंट यहाँ पर पॉइंट B पर टकराई और फिर ये वेव फ्रंट ऐसे जाएगी नीचे, धीरे धीरे करके गिरेगी। तो जब एक एक पॉइंट यहाँ पर टकराता जाएगा तो वो टकराते ही हर पॉइंट, एवरी पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल यही कहता है कि जब भी कोई पूरी की पूरी वेव फ्रंट आकर टकराती है तो उसका जो हर एक पॉइंट है, उस हर एक पॉइंट में से एक नई वेव फ्रंट डेवलप होती है। ठीक, तो वो हर एक पॉइंट में से नई वेव फ्रंट डेवलप होती रही और फिर इतनी स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट c के साथ, जब भी कोई वेव फ्रंट ऐसे टकराएगी तो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट उसमें से डेवलप होगी वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट c के साथ। ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम द डिस्टर्बेंस फ्रॉम ए रीचेस द पॉइंट सी, जितने टाइम में ये जो पॉइंट ए जो है ये यहाँ पर ऐसे करते हुए ये यहाँ तक सी तक पहुँचता है, उतनी देर में पॉइंट बी जो सबसे पहले टकरा गया था, वेव फ्रंट का पॉइंट बी जो सबसे पहले टकरा गया था, यहाँ से जो सेकेंडरी वेव फ्रंट डेवलप हुई, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ तक पहुँच जाएगी, वो यहाँ तक पहुँच जाएगी बी तक। वही लिखा है the secondary wavelengths from B must have spread over a hemisphere of radius BD। ठीक, तो क्या है कि जब ये वेव फ्रंट यहाँ टकराएगा तो एक पॉइंट जब यहाँ से टकराया तो एक पॉइंट में से डेवलप होने वाली जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो कैसी बनती है, स्फेरिकल बनती है। ठीक है, तो जब यहाँ से उसको ए पॉइंट को यहाँ से और यहाँ तक टकराने में कितना टाइम लगा, स्मॉल टी टाइम लगा। ठीक है, तो स्मॉल टी क्या हुआ, टाइम। ठीक है, और स्मॉल सी स्पीड। तो इतनी स्पीड के साथ में ये यहाँ पर आया और इतनी ही स्पीड के साथ में यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो डेवलप होगी। तो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, डिस्टेंस मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना रहा होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, उसका रेडियस हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर ये कर्व बनाकर दिखा रखा है कि बी वाला पॉइंट जो है, जब ए यहाँ पर सी पर टकराएगा तो तब तक ये जो बी वाला वेव फ्रंट है ये उठते उठते यहाँ तक डी तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो डी तक पहुँचने का मतलब क्या है कि यहाँ से धीरे धीरे इतनी दूर तक जो वेव फ्रंट बनी होगी, तो मतलब अगर इसको मैं बड़ा करके देखूँ ना, डॉट्स को आगे कंप्लीट करूँ,
तो सी टी रेडियस का एक स्फीयर बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, वही टाइम टी में ये ए यहाँ से यहाँ तक स्ट्राइक करा, सी तक स्ट्राइक करा, तो उतना ही टाइम इसको भी तो मिल गया बी को। उतने टाइम में जब इसने यहाँ से सेकेंडरी वेव्स निकलनी शुरू हुई तो वो सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी स्पीड ऑफ लाइट सी के साथ। ठीक, टाइम उसको कितना मिला टी, तो सी इंटू टी क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दोज वेव्स। तो उस वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करा, हर डायरेक्शन में, कि आगे की तरफ भी, राइट में भी, लेफ्ट में भी, ऊपर नीचे सब जगह। तो वो क्या बना देगा, वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देगा। एक पॉइंट में से अगर एक ही डिस्टेंस पर निकलने वाली बहुत सारी वेव्स हैं, इनफाइनाइट वेव्स हैं, तो वो पूरा का पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक स्फीयर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ गए? तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वेयर टी इज द टाइम टेकन बाय द डिस्टर्बेंस टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। ये जो डिस्टर्बेंस है सुधा, ये तमिल लैंग्वेज थी ना? हाँ सर, गलती से माइक ऑन। कोई बात नहीं, जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। एकदम से स्विच करना कितना मुश्किल होता है। हिंदी, इंग्लिश और तमिल। हम तो कई बार हिंदी इंग्लिश में फंबल कर जाते हैं, ठीक है ना? हिंदी, इंग्लिश और तमिल, फ्लुएंसी कहीं ब्रेक नहीं होती। सही है। तो वो बात किस बारे में चल रही थी? डांट तो नहीं पड़ रही थी कहीं तमिल में? सर नहीं, मेरे को नहीं पढ़ रही थी, वो मम्मी मासी से बात। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। चलो अब इसके बाद हम ये देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द टेंजेंट प्लेन सी डी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी ओवर द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस सी टी विल बी द न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा कर्व दिखा दिया उस सेकेंडरी वेव फ्रंट का। सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा कैसे? वो तो स्फेरिकल बनेगा। तो हमने क्या करा, हमने एक छोटा सा कर्व दिखा दिया और हमने ये कहा कि इस पर जो टेंजेंट ड्रॉप करा जाएगा ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने एक्स वाई लिया था। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो टेंजेंट ड्रॉप करेंगे वो टेंजेंट ही आपका जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है ना? यस सर, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उस स्फीयर पे जो हमारी बी से टकराने के जो बाद बी से टकराने के बाद वहां तक जितनी देर में ये पूरी की पूरी वेव नीचे टच कर गई ना, तो उतनी देर में, अच्छा जो टॉप पॉइंट है वो यहाँ पर सी पॉइंट पर टच करा, तो इस सी से हम जहाँ तक वो स्फीयर पहुँचा होगा, जहाँ तक वो वेव फ्रंट पहुँची होगी, वहाँ उस पर हमको एक टेंजेंट ड्रॉप करना है। तो लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट विल गिव यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही कहानी, बिल्कुल ऐसी ही कहानी हम देखेंगे रिफ्रैक्शन के केस में भी। यहाँ पर रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि लाइट को यहाँ पर टकराने के बाद बाउंस बैक होना ही होना है। जब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो मैं एक ग्लास की शीट लगा दूंगा, यानी कि वो लाइट इधर से इधर भी जा सकती है, आर पार भी निकल सकती है। भाई लाइट का आर पार निकलना ही तो रिफ्रैक्शन है, टेंशन मत लेना, वो सारी चीज़ें रिफ्रैक्शन वाली नहीं चलेंगी अभी, रे ऑप्टिक्स वाली, ठीक है? तो उतना सब कुछ नहीं करना है। तो ये आपका न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन गया। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज़ करके मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना चाहता हूँ। तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पहला लॉ क्या है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड ये जो नॉर्मल है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सब दिखाई दे रहा है कि सब एक ही प्लेन में है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ से बाहर निकल रहा हो या कोई नीचे की तरफ जा रहा हो, सब सेम प्लेन में है। तो वो नहीं करना मुझे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अगर मैंने प्रूव कर दिया तो बात बन जाएगी। सर एक चीज पूछनी हाँ। है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने दिया है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी कि जो हमारे वेव फ्रंट की वो रे जो सबसे पहले हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है उसका वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, वो incident। उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो, या फिर मोर प्रिसाइजली हम ये कह देते हैं यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा वेव फ्रंट है, पूरा का पूरा वेव फ्रंट इज लाइक अ प्लेन, वो पूरा का पूरा प्लेन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है? लेकिन क्यों, क्या ये इस आई के बराबर होगा? सर 90 डिग्री माइनस आई हो जाएगा वो वाला एंगल, बिल्कुल। और वो फिर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आई तो आई करेंगे तो वो आई ही बचेगा, ठीक है? अच्छा, इस चीज का एक दूसरा प्रूफ भी है, वो हम अभी करेंगे।
हाँ जी, अब आप इसमें नोट करें। सर स्फीयर ड्रॉ करने की जरूरत क्या थी, हम सीधा परपेंडिकुलर भी तो ड्रॉ कर सकते थे सी पॉइंट से बी, जो हमारा रिफ्लेक्टिव देखिए वेव। वो हम जो है हम परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं, ये बताओ बस। सर टेंजेंट और उसके बीच में रेडियस के बीच में तो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री ही बनेगा एंगल, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा, तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर होगा। हाँ। लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हुआ, वो नहीं। वो तो हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट पर रे परपेंडिकुलर होती है हमेशा, रे, ठीक है। तो ये एक रे दिखा दी और ये दूसरी रे दिखा दी, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के पर हमने एक एक रे दिखा दी, नहीं तो रेस कितनी होगी, रेस तो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो खैर अब एक काम करिए, आप यहाँ पर नोट करें, लेट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन बी आई एंड आर रिस्पेक्टिवली। Let angles of incidence and reflection be I and R respectively. In triangle ABC, in triangle ABC and triangle DCB, in triangle ABC and triangle DCB, यहाँ पर देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले आप नोट करेंगे एंगल BAC, एंगल BAC is equal to एंगल CDB। दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। रीजन बता देता हूँ क्या। भाई देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट ये पूरी ए से बी तक की ये वेव फ्रंट ऐसे 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 चलती हुई आ रही है और टकरा रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले पॉइंट बी टकराया, तो पॉइंट बी पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। परपेंडिकुलर लाइन बनाने का मतलब ये है कि मैंने एक रे बना दी उस पर, ठीक है। तो एक मैंने इस पर पॉइंट पर बना दी एक रे, और एक रे मैंने इस पॉइंट पर बनाई। तो जब हम रे बनाते हैं ना कभी भी, तो वेव फ्रंट पर रे जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। रे की यही डेफिनेशन है कि वेव फ्रंट पर कोई भी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो रे कहलाती है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा बेटा, जब ये एंगल 90 डिग्री तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। एंगल CAB या BAC 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये जो है ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो इस पर ये परपेंडिकुलर ही बनेगी, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा एंगल। तो इसी तरह से एंगल CDB भी 90 डिग्री हो गया। सर ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। हाँ कॉन्ग्रुएंट का प्रूव कर रहा हूँ उसको सर मैं, इनको इसमें कॉन्ग्रुएंट ये कर रहा हूँ। चोट लग रही है कि वेव फ्रंट पर बेटा आवाज कट गई, नहीं आया समझ में, दोबारा बोलो। सर इसका मतलब ये तो है ना कि वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होगी वेव के। वेव फ्रंट रे के परपेंडिकुलर होगी, रे, समझ गए। या कुछ और पूछ रहे थे, क्योंकि आवाज प्रॉपर इस बार भी आई नहीं थी। हाँ सर वही पूछ रही थी, नेट सही नहीं आज शायद। ठीक है। तो उसके बाद हम ये कहेंगे, फिर हम बोलेंगे BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। मैं इन दोनों को ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करना चाहता हूँ। फिर BD और AC तो इक्वल है। BD और AC इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू BC क्या हो गया, कॉमन साइड। कॉमन साइड हो गया, और BD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CT। तो क्या हो गया, एक तो राइट एंगल हो गया,
राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो भाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड भाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle DCB। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ABC, it implies that angle ABC is equal to angle DCB, which implies that angle I is equal to angle R. Hence, it proves first law of reflection। First law of reflection। फर्स्ट लॉ बोल दो, सेकंड लॉ कोई बात नहीं। सेकंड लॉ के लिए एक लाइन लिख लेना बस यहाँ पर। And since incident wavefront comma reflected wavefront and normal all lie in the same plane, so second law of reflection is also verified। Second law of reflection is also verified। अब आप एक चीज़ ये देख लीजिए, अगर किसी को भी ये लग रहा हो कि एंगल ABC को मैंने I क्यों बोल दिया और DCB को R क्यों बोल दिया, तो आप ये देखो कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है बेटा, ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो इधर जो बचा हुआ एंगल है ये क्या हो गया भाई, मुझे मालूम है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो I बनाती है, तो इधर बचा हुआ एंगल क्या हो गया 90 माइनस I। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो रे है ये इस पर AB इंसिडेंट वेव फ्रंट पर 90 डिग्री का एंगल इधर भी बना रही है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस I हो गया। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल ABC है, इसको अगर पूरे एंगल को अगर मैं x बोल दूं तो आप ये देखिएगा कि ये सारे के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एंगल्स इस पॉइंट पर बन रहे हैं, और इस पॉइंट पर बनने वाले किसी भी एक पॉइंट पर बनने वाले सारे एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन पर होते हैं तो उनका सबका सम 180 डिग्री हो जाता है। तो आप सबको ऐड कर दो, आप ऐड करिए 90 माइनस I प्लस इतना एंगल I प्लस अगेन 90 माइनस I और प्लस ये वाला जो एंगल है जिसको मैंने I बोल दिया था इसको x बोल दो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप ये देखिए माइनस I प्लस I कैंसिल आउट हो गया, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 माइनस 180 माइनस I प्लस x इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कट गया, माइनस I को उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो गया I। तो इस वजह से ये जो इधर वाला एंगल है इसको मैंने पूरे को I बोल दिया था, समझ गए। और सेम कहानी यहाँ पर होगी, ये वाला एंगल 90 माइनस R, ये भी 90 माइनस R। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल की वजह से इधर वाला पूरा एंगल 90 हो गया, तो जो बचा वो 90 माइनस R। और ये रे है, तो रे वेव फ्रंट पर एंगल 90 बनाती है, यानी कि ये पूरा 90, तो ये जो बचा वो 90 माइनस R।
सबको ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। दैट्स वाई ये वाला एंगल भी आपका आर आ जाएगा। समझ गए? ठीक, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद नेक्स्ट आप नोट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। Refraction on the basis of wave theory. इसमें थोड़ी सी थ्योरी आपको ज़्यादा लिखवाऊंगा, लेकिन उसमें भी कुछ याद करने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप आप समझकर उसको लिख सकते हो। डायग्राम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, लेकिन जो स्टेप्स हैं स्टेप्स आप बनाकर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं उसमें। चलिए नोट करिएगा इसमें पहले एक डायग्राम बना दो यहाँ पर। एक्स वाई जैसे वहां पर लिया था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर लेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है कि जो लाइट रे है वो उसके आर पार निकल जाएगी, जैसे लेंस होता है लेंस के आर पार, वही चीज़ है। तो एक्स वाई बनाकर और फिर मैं एक इंसिडेंट वेव फ्रंट लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल इसी के जैसे, जैसे यहाँ पर ए बी लेकर आए थे हम ऐसे। तो यहाँ पर भी पहले बी टकराएगा, इस पॉइंट को बी बोल दिया मैंने, सॉरी इसको ए बोलो, इधर ए टकरा रहा है पहले बस। और फिर यहाँ पर आप एक रे बनाए, ऐसे ही यहाँ पर एक रे, ठीक है, इसको लिख दो ऐसे, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। और फिर इस पॉइंट पर आप एक नॉर्मल बना देंगे, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बना दिया। इधर लिखना रेयर मीडियम 1, ये रेयर मीडियम है 1 फर्स्ट मीडियम, और फिर नीचे लिखेंगे डेंसर मीडियम। अभी जो पहले डायग्राम बना लूं फिर लिखेंगे। जो ये वाली रे है, जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी। कितनी दूर तक ट्रैवल करेगी ये उतनी दूर तक ट्रैवल करेगी जब सबसे पहले पॉइंट ए टकरा गया, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है बी। तो ये रे कहाँ तक पहुंच पाएगी? ये रे वहां तक ही पहुंच पाएगी, उतनी देर तक ही ट्रैवल कर पाएगी जितनी देर में पॉइंट बी, डिस्टर्बेंस एट पॉइंट बी यहाँ इस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है। सेम अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो जितनी देर में पॉइंट ए यहाँ पर सी तक स्ट्राइक करा था उस टाइम को मैंने टी मान लिया था। तो उस टाइम टी में ये वाला जो डिस्टर्बेंस है ये कितनी दूर तक ट्रैवल कर गया था? यहाँ तक। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया था, ऐसे करा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जितनी देर में ये वाला डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा उतनी देर में ये वाली जो रे है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। समझ गए? ठीक है। अच्छा, लेकिन सवाल ये उठता है
कि यहाँ पर क्या स्पीड ऑफ लाइट होगी, मैं कहूँगा भाई मैं कह नहीं सकता, दो अलग अलग मीडियम है, एक रेयर मीडियम है, वो एयर है या कुछ और है मैं नहीं जानता, हो सकता है कि ये वाटर हो और ये हो सकता है ये ग्लास हो। तो वाटर जो है वो लिक्विड हो गया, ग्लास जो है वो सॉलिड हो गया, तो लिक्विड जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में रेयर ही है, ठीक है। ठीक, तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो c था वो ना लेकर मैं यहाँ पर v1 और v2 ले लूँगा। v1 हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, समझ गए, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो ये रे आई ना, तो ये टाइम लगा t, और यहाँ पर जो लाइट रेज थी, जो वेव फ्रंट था वो v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, तो v1 इंटू टी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया v1t, तो ये जो मीडियम 2 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा v2t, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो जाता है हमारा। तो अब क्या हुआ कि जितनी देर में वो यहाँ से यहाँ तक आया, इतनी देर में यहाँ पर जो रे टकराई थी वो v2t डिस्टेंस ट्रैवल कर गई, यानी कि एक स्फेरिकल वेव फ्रंट उसने ऐसा बना दिया, ठीक है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट उसने ऐसा बना दिया। भाई बी से बी जो सबसे पहले इनिशियली टकराया था तो इसने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया था ऐसा। सेम ये है कि यहाँ पर पहले ए टकराया है तो ए एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देगा, फिर जो बी यहाँ से टकराया, यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉप कर दो इस पर, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉप कर दीजिए, ये टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, और इस टेंजेंट को अब आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को तो बोल दीजिए बेटा C और इसको बोल दो D। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो जो टेंजेंट ड्रॉप करते हैं हम स्फेरिकल वेव फ्रंट पर, जो हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं वो क्या कहलाता है, वही तो होता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में है, तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। और यहाँ अब लिख दो, थोड़ी जगह बन गई है तो यहाँ लिख दीजिए डेंसर मीडियम। सर BC और AD बराबर है ना? दोबारा बोलो, BC और AD ना, अब बराबर नहीं होंगे, रीजन बताओ, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर हो सकता है ये डेंसर मीडियम है तो हो सकता है इसने ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया हो, ये रेयर मीडियम है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया हो। हाँ, टाइम जो है, टाइम तो इनएविटेबल है, किसी भी मीडियम में दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ टाइम तो बराबर गैप पर ही होगा। भाई 1 सेकंड का 1 सेकंड जितना यहाँ पर होगा अमेरिका में भी उतना ही होगा, समझ गए। तो जो ऊपर से रे आ रही है उसको मतलब और फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले वाली देखो की है। कौन सी वाली, जो ये आ रही है ये, हाँ जो ऊपर वाली आ रही है, हाँ इसको फर्दर एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको कुछ, क्योंकि हमको रिफ्रैक्शन देखना था, तो रिफ्रैक्शन मैंने एक रे का देख लिया, सफिशिएंट है, समझ गए। ओके सर। हाँ, ये एकदम दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये डेंसर मीडियम 2 लिखा है मैंने, सुनो ये कैमरा ही थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। इसके बाद आप नोट करेंगे यहाँ पर, कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी। अब थ्योरी नोट करनी है, ये मिटा रहा हूँ इधर से ये वाला पोर्शन, मुझे लगता है डायग्राम शायद समझ में आ गया होगा। डायग्राम क्लियर, ठीक है। चलो तो 1 मिनट वेट करो, जरा पानी पी कर आओ। एक मिनट वेट करना बेटा सभी बच्चे।
ये जो मैंने आपको बताया सारा स्टेप बाय स्टेप, इसी को हमको नोट करना है। ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप अगर सिलेबस भी देखेंगे तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये स्पेशली मेंशन कर रखा है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ पूछी जरूर जाती है। लिखिएगा, कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी consider a plane wavefront AB incident on a plane surface XY plane surface XY comma separating the two media 1 and 2. The two media 1 and 2 ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ V1 is greater than V2। V1 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। V2 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। भाई जब वो मीडियम 1 रेयर मीडियम है तो वहाँ पर लाइट जो है वो तेजी से ट्रेवल करेगी, और जो डेंसर है वहाँ पर लाइट जो है वो थोड़ा धीरे ट्रेवल करेगी। तो V1 is greater than V2। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द वेव फ्रंट फर्स्ट स्ट्राइक्स एट पॉइंट A the wavefront first strikes at So इसका मतलब क्या है? सेपरेटिंग द टू मीडिया 1। 1 and 2 1 and 2 हाँ मैं लिखना भूल गया। The wavefront first strikes at point A and then at successive points towards C according to Huygens principle. According to Huygens principle, from each point on AC, according to Huygens principle, from each point on AC, the secondary wavelets start growing in the second medium. The secondary wavelets start growing। सेकेंडरी वेवलेट कहाँ पर ग्रो करेंगे? ये आपका दूसरे मीडियम में ग्रो करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन है यहाँ पर। स्टार्ट ग्रोइंग इन द सेकेंड मीडियम with speed v2, full stop. Let the disturbance take time t to travel from B to C. Next one लिखेंगे, let the disturbance take time small t to reach from B to C. That is, BC is equal to V1t. BC is equal to V1t. And hence AD is equal to V2t.
जितनी देर में बी से सी तक डिस्टर्बेंस पहुंचेगा उतनी देर में ए से डी तक पहुंच जाएगा दूसरे मीडियम में, एंड हेंस AD इज इक्वल टू V to T। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। The tangent plane CD drawn from point C the tangent plane CD drawn from point C over this hemisphere of radius V to T will be the new refracted wavefront. Will be the new refracted wavefront। ये तो आ गया हमारा नया वेवफ्रंट। अब इसके बाद मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना चाहता हूँ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक तो वही है, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक तो ये हो गया। लेकिन दूसरा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये होता है। तो इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले वो प्रूव कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि फ्रॉम राइट ट्राइंगल, बल्कि ये कहिए सबसे पहले, लेट द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन बी I and R रिस्पेक्टिवली। लेट द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन बी small I and R रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर भी वही देखिएगा कि ये जो है ये हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट ही है, लेकिन इंसिडेंट उस पर एक रे हमने ये बना दी, तो यहाँ नॉर्मल के साथ ही एंगल बना रही है I, लेकिन मैं जानता हूँ इंसिडेंट वेव फ्रंट पूरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाती है I। अगेन इसको उसी तरीके से प्रूव करा जा सकता है, हालांकि वो कोई हमसे पूछता नहीं है। फिर यहाँ पर वही देखेंगे आप कि ये जो है ये वाला एंगल हो जाएगा आपका R। तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट में आपका जो ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, इसमें ये वाला एंगल R होगा। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पर ये रे है जो वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ABC ये राइट ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल ADC ये भी राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हम ये कहेंगे इन सिमिलर होंगे ना ये दोनों ट्रायंगल, हाँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नाउ पर सिमिलर होंगे। हालांकि मुझे सिमिलैरिटी की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, मुझे तो अब सेकंड लॉ प्रूव करना है, या फर्स्ट लॉ आप जिसको भी बोले, sin I अपॉन sin R। तो sin I चाहिए और sin R चाहिए, बस। हाँ उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को I इज इक्वल टू R प्रूव करने की। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, सर ये एंगल R इसलिए है ना क्योंकि जब हम उसे रिफ्रैक्ट करेंगे तो वो नॉर्मल के साथ तो R बनाएगा, नॉर्मल के साथ लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे होगी जो हमारी C पॉइंट से रिफ्रैक्टेड रे बनेगी वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वो 90 डिग्री माइनस R, और फिर वो पूरा एंगल नॉर्मल भी तो XY के साथ 90 डिग्री है। आप समझ गए। अब सीधी बात ये है यहाँ पर कि ये चीज़ जो है जो हमने उधर भी प्रूव करा था, यहाँ पर भी हमें ज़रूरत है ही नहीं उसकी प्रूव करने की। आप बस ये देखिए कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उस पर टच कहाँ पर होगी, यहाँ पर, उसके साथ जो एंगल बनाएगी वो आएगी। इसी तरह से जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो उसके साथ बनाएगी R। हमें उस चीज़ में अपना दिमाग ज़्यादा दौड़ाना ही नहीं है।
ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ हमसे पूछी नहीं जानी यहाँ पर। तो देखिए इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं राइट ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो मैं साइन आई निकालना चाहता हूँ, तो आई के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। तो बी सी अपॉन ए सी, साइन आई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा राइट ट्राइंगल देखो, इन राइट ट्राइंगल एडीसी, इन राइट ट्राइंगल एडीसी साइन आर, साइन आर, तो अब जब मैं आर का साइन निकाल रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर एडी, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो एडी अपॉन एसी। इक्वेशन 2, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। इसकी डायग्राम की तो जरूरत है नहीं, बता दूं? चलो छोड़ो, मैं लिख देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा। साइन आई अपॉन साइन आर बी सी अपॉन ए सी डिवाइड बाई ए डी अपॉन ए सी, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बी सी क्या है, V1t अपॉन ए सी मल्टीप्लाई बाई ए सी अपॉन ए डी क्या है, V2t, ए सी से ए सी कट गया, टी से टी कट गया, तो ये क्या बचा, V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 म्यू 2 साइन आई upon sin r is equal to 1 mu 2. This proves Snell's law of refraction. लिखिएगा, this proves Snell's law of refraction. Snell's law of refraction. इसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे, फर्दर सिंस इंसिडेंट वेव फ्रंट कॉमा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट and normal all lie in the, आप तो क्वेश्चन पेपर में मतलब आंसर शीट पर लिखेंगे ना, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ पेपर। तो आप ये जो कर रहे हैं अपनी नोटबुक में पेपर पर ही तो बना रहे हैं, तो सब कुछ मैं पेपर पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी सामने ही दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट भी सामने दिखाई दे रहा है, नॉर्मल, तीनों को हम इस सेम प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ पेपर, सो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो वेरीफाइड। यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्लास में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और दूसरा ना ये कल ना मैं मैथ्स की क्लास लूँगा, तो दोपहर में रख लूँ 12 बजे। हाँ 12 बजे चलेगा भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, जो भी मैथ्स वाले बच्चे हैं 12 बजे रख लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? जैसे
ठीक है, चलिए जी, तो कल दोपहर में 12 बजे आपकी क्लास रखेंगे मैथ्स की, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा करवाऊंगा स्टार्ट। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग।